हम सभी लोग वायुमंडल से ही घिरे हुए हैं और वायुमंडल में हम जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं वो गैसों के रूप में, हवाओं के रूप में, परिवर्तन के रूप में, ये सब उसी का एक हिस्सा है। और अगर डेफिनेशन के रूप में बात करें जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी लिखा है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन और पारदर्शी एवं स्वादहीन गैसों के मिश्रण का एक विशाल आवरण है जो कई सौ किलोमीटर मोटा है और इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। तो आइए इसके कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर इसके संगठन के बारे में हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नाइट्रोजन के हिस्से में जाता है, जो कि इसका लगभग 80% हिस्सा बनाता है। एक्यूरेटली बात करें तो 98.03% हिस्सा जो है नाइट्रोजन द्वारा ऑक्यूपाइड है टोटल एनवायरनमेंट का, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख है और यह लेगुमिनस पौधे एवं शैवाल आदि द्वारा मृदा में स्तरीकृत की जाती है। इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में जो भी फ्री नाइट्रोजन उपलब्ध है वो सीधे पौधों द्वारा यूज नहीं की जा सकती। पौधे किस रूप में हमारा भोजन लेते हैं, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। ये कई बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपलब्ध है उसको पौधों तक पहुंचाने के लिए इसका फिक्सेशन सीधे तौर पर नहीं किया जाता। इसको जो है लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे हैं एवं शैवाल, ये जो है हवा से या वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर उनको फिक्स करते हैं, जिसके ज़रिए वो मृदा में जाती है और वहाँ से पौधे इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। और वायुमंडल में जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम लोग प्राणदायिनी गैस के रूप में जानते हैं क्योंकि ये श्वसन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करता है और हम सभी जीवों को ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में जीवन की कल्पना लगभग शून्य हो जाती है। तो और दूसरे स्टेप में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का भी एक प्रमुख प्रोडक्ट है, जिसको पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात हम सभी जीवों के लिए वायुमंडल में ही विमुक्त कर देते हैं, ठीक है। और पौधे कौन सी गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छे। और तीसरा जो ऑक्सीजन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि ये भारी गैस है, ये बहुत ही इसका जो वेट है बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से इसकी जो सघनता है वो पृथ्वी के नज़दीक बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं इसकी मात्रा कम होती जाती है और 120 किलोमीटर पर ये शून्य हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रूप में ऊंचाई पर जाते हैं, चाहे आप पहाड़ी पे चढ़ते हों, चाहे आप स्कूबा ड्राइव करते हो या बंजी जंपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप हाइट पे हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है उसके बारे में जानते हैं, कई बार परीक्षाओं में भी आया है, वो है आर्गन गैस। आर्गन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जो है पूरी हमारी टेबल है, हमारे पीरियाडिक टेबल जो केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से ये अक्रिय गैसों का मतलब ये होता है कि ये नेचुरली किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे हमारी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आपने देखा होगा अगर हम सेब काट के रख दें तो कुछ ही देर में उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि जो भी सेब में हमारे आयरन मौजूद है उसको हमारी वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन उसको जो है ऑक्सीडेशन करके उसका कलर जो है ब्राउन कर देती है। किसकी वजह से हुआ ये? ऑक्सीजन की वजह से।
लेकिन अगर हम अक्रिय गैसों की बात करें तो अक्रिय गैसें ऐसा कुछ नहीं करती हैं। वो बड़ी ही ख़ास कंडीशन में, या समझ लीजिए लगभग ज़ीरो, उनका जो किसी के भी साथ उनका जो रिएक्शन करने की क्षमता है वो लगभग शून्य होती है। और इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी भी हैं कई जगहों पे, आप आगे देखेंगे। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसमें देखा जाए इस सब में, तो जिसने एक तहलका मचा रखा है वो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है हमारे वायुमंडल में वो या 0.03% हिस्सेदारी है इसकी, लेकिन फिर भी इसने भूचाल खड़ा किया हुआ है और पूरी दुनिया में सबके लिए और पूरे देशों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बहुत सारे समझौते, बहुत सारी चीज़ें इसके जो है इसके मिनिमाइजेशन को लेकर हो रही हैं, लेकिन अभी बात किसी भी नतीजे तक पहुंची नहीं है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यह जो है ग्रीन हाउस पैदा करने वाली गैसों में प्रमुख स्रोत मानी जाती है। ये ग्रीन हाउस कैसे पैदा करती है? देखिए, जो भी सूर्य से हमारी किरणें धरती तक आती हैं, तो किरणें धरती तक आने के बाद यहाँ से वो विभिन्न सतहों से रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, विभिन्न सतहों से मेरा मतलब है समुद्र से तो लगभग शून्य होंगी, आप सबको पता है, लेकिन धरती से कई जो हमारे रेगिस्तान हैं या और भी जो चमकीली सतहें हैं, वहाँ से इनकी एक बहुत बड़ी मात्रा रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस वायुमंडल में। तो उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। वो जो पार्थिव विकिरण होता है वो आने वाली किरणों की तुलना में उसकी जो तीव्रता है वो घट जाती है, जिसके चलते होता क्या है कि वो वायुमंडल में उतनी तीव्रता के साथ वापस नहीं जा पाती और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा उसको सोख लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वायुमंडल का या आसपास का जो तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड का तापमान बढ़ने के कारण उसका भी तापमान बढ़ जाता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, अगर 1 डिग्री सेल्सियस में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है तो पूरे धरती के पूरे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया जा सकता है, क्योंकि धरती का जो औसत तापमान है वो लगभग 13.5 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब ये हुआ कि सारी जो बेल्ट हैं हमारी वो ऊपर या नीचे की तरफ खिसक जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल आप ये जान लीजिए कि ये कितनी खतरनाक गैस है। दूसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख स्रोत है जहाँ से ये पैदा होती है वो है जीवाश्म दहन। अब जीवाश्म आप अच्छे से जानते होंगे, वो सारे ईंधन जो कभी न कभी हमारे किसी न किसी रूप में धरती पर मौजूद थे और परिस्थितियां बदलने के कारण वो धरती के नीचे दबे और उनसे ईंधन बना। तो उनमें पहले जीव था, तो उन्हें हम जीवाश्म बोलेंगे, क्योंकि वो अब सड़ गल के ख़त्म हो गए हैं। वो जीव पहले थे और आज की डेट में उनका जो स्वरूप है वो परिवर्तित होकर कहीं तेल बना है, कच्चा तेल, कहीं वो कोयले के रूप में है। तो इन सब चीज़ों का देखेंगे आप पूरी दुनिया में बड़े व्यापक तौर पर एक प्राइमरी स्रोत के रूप में ऊर्जा के उपयोग हुआ है बहुत लंबे समय तक। लेकिन इसके दुष्परिणाम आप सबके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हीं के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में विमोचन हो रहा है। तो ठीक है भाई, परेशानियां हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढे गए, लोगों को धीरे धीरे आभास हुआ। तो ये जो परेशानी है सबके सामने आई और सब लोगों ने इसके हल तलाशने शुरू किए। सबसे पहले तो एक दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण किया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तो कई बार जो है दुनिया के पटल पर इसको लेकर समझौते या सम्मेलन हुए। तो सबसे पहला जो अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, तो एक क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो है जापान में पड़ता है, तो वहाँ पे सभी देशों के नेता इकट्ठे हुए और कुछ एक बातों को लेकर वहाँ समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। तो उसी के बारे में ये है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है और इसके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी किए जाने के बारे में सहमति, वैश्विक सहमति बनी।
ठीक है। चौथा पॉइंट हम सब लोग लगभग जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो गैस आती है उसका नाम है ओजोन। ओजोन जो है सामान्य परिस्थितियों में ये भी लगभग अक्रिय गैसों की तरह ही व्यवहार करती है। ये किसी से भी इसकी क्षमता नहीं है कि ये किसी के साथ भी किसी तरह की क्रिया करे, और ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के आवश्यक गुण के कारण ये वायुमंडल में विशेष स्थान रखती है। ये जो है इसका जो सांद्रण है समताप मंडल हमारे धरती की दूसरी लेयर मानी जाती है, लगभग 50 किलोमीटर की हाइट पे। वहाँ पर इसकी एक परत है इसी ओजोन गैस की, जिसके चलते हमारे धरती तक सूर्य की जो भी रोशनी पहुँचती है वो छन कर आती है, और क्षमता क्या है उसका दुष्परिणाम वाला भाग पराबैंगनी किरणों वाला भाग। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें अगर सीधे हमारी धरती तक आएंगी तो हमारे जनमानस को बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर और सब चीज़ों को बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए वहाँ पर अगर ये छन जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रकाश हमारी धरती तक पहुँचता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इसकी जो सघनता है पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के बीच अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये भी ऑक्सीजन से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की तरह ही इसकी भी जो इसका वजन है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये भी सतह के आसपास ही ज़्यादा सघन है। अब देखते हैं कि इस परत को नुकसान पहुंचाने में कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सुपरसोनिक जो जेट विमान हैं जो काफ़ी आवाज़ करते हुए जाते हैं और वाइडली यूज किए जा रहे हैं आजकल, तो उनसे निकली हुई जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और जो हम लोग एसी वगैरह यूज करते हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, तो इसमें भी कुछ विशेष पदार्थ ऐसे यूज किए जाते हैं जिनसे हमारे CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, जो सीधे पहुंच जाते हैं उस परत तक। और O3 में 3 ऑक्सीजन होते हैं, सबको पता है। तो वहाँ से ये उस ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स हैं उनको ये ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे गंभीर क्षति पहुंच जाती है। और ये प्रक्रिया जो है आप समझ लीजिए कि एक CFC का कण लाखों O3 को डैमेज कर सकता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि ये कितना जो है गंभीर है मामला। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि हमने जिससे ऊपर बताया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी ढूंढे जाएंगे। तो ओजोन परत जो कि वायुमंडल के समताप मंडल में विद्यमान है को क्षरण से बचाने के लिए इसी परत को 1987 मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल में लोग इकट्ठे हुए फिर से हो हल्ला करते हुए, और वहाँ पर कुछ एक समझौते हुए जिसको हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर तीसरे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगला जो हमारे पास हेडिंग है उसका है, देख सकते हैं आप, जलवाष्प। अब जलवाष्प की जो मात्रा है वो कहीं भी स्थिर नहीं है, ये जो है निर्भर करता है वायुमंडल के ही तापमान पर। वायुमंडल में अगर तापमान ज़्यादा है और नमी सोखने की क्षमता उसकी अच्छी है तो जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और जलवाष्प ज़्यादा पाई जाएगी। तो ऐसे जो रीजन हैं वो कहाँ पे होंगे? विषुवत रेखा के आसपास। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जीरो लाइन से 15 डिग्री इधर या 15 डिग्री साउथ में, नॉर्थ में या साउथ में, इसका जो सांद्रण है वो लगभग 4% के आसपास रहता है टोटल कंपोजिशन का। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जहाँ पे इलाके ठंडे हैं और वहाँ पे हवा में नमी सोखने की क्षमता लगभग समझ लीजिए बहुत कम है, तो वहाँ पे इसकी भी मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो नियर अबाउट 1% के आसपास ही रहती है।
ऐसे इलाके आप कह सकते हैं जो हमारे ध्रुव हैं, पोल्स वगैरह, नॉर्थ या साउथ, उसके आसपास के क्षेत्रों में ये सिचुएशन बनती है। अब जो जलवाष्प हैं, इन्हीं के कारण हमारे जो वायुमंडल में तमाम तरह के चेंजेस हम लोग अनुभव करते हैं, देखते भी हैं। जैसे संघनन, वर्षण मतलब वर्षा होना, या और विभिन्न प्रकार के बादलों का बनना। बादलों के भी विभिन्न कई सारे प्रकार होते हैं, आगे हम लोग इसको देखेंगे। तुषार, वर्षा, ओला आदि कार्यों का सृजन होता है। अगर हम एक रफ डेटा की बात करें तो पूरी दुनिया में या धरती पर जितना भी पानी है उसका आप 0.001